आज हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में, न्यूक्लियस, इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस जो है इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में देखा था और इसमें जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ स्थित होता है। सबसे महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है ये सेल का, और इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा रहता है। और ये जो न्यूक्लियस है ये सेल में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, रिएक्शन होती हैं, उनके डायरेक्शन और कंट्रोल करता है। इसी में डीएनए होता है जो कि आनुवंशिक पदार्थ है। तो सबसे पहले इसकी पोजीशन, केंद्रक की पोजीशन अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग होती है, और अधिकतर जो एनिमल सेल हैं उनमें तो ये करीब मध्य में होता है, और जो प्लांट सेल हैं उनमें क्योंकि सेंटर में बड़ी वैक्यूल होती है इसलिए ये साइड में या पेरिफेरल परिधीय पोजीशन में होता है। तो ये हुआ इसकी पोजीशन न्यूक्लियस की। इसके बाद आता है न्यूक्लियस का नंबर। तो प्रोकैरियोटिक सेल और सीव ट्यूब्स मतलब चालिनी नलिका और ह्यूमंस की लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक एब्सेंट होता है, और बाकी जितनी भी सेल्स हैं मोस्टली उनमें एक ही केंद्रक होता है। मोनोन्यूक्लिएट सेल्स होती हैं ये। कुछ में दो भी होते हैं जिनको द्विकेंद्रकी या बाई न्यूक्लिएट कहते हैं, जैसे लिवर सेल्स और पैरामीशियम की सेल। और कुछ सेल्स में केंद्रक की संख्या 3 से 100 तक हो सकती है। इनको बहुकेंद्रकी या पॉलीन्यूक्लिएट सेल्स कहते हैं। और सिनोसिटिक कंडीशन प्लांट्स में होती है, जिसमें जैसे वाउचेरिया की सेल है। जब एक सेल में बहुत सारे केंद्रक होते हैं तो इसको प्लांट के केस में हम बोलते हैं संकोशिकीय अवस्था या सिनोसिटिक कंडीशन, सिनोसाइट्स। अब नेक्स्ट आता है आकृति इसकी, शेप। अलग अलग सेल्स में शेप थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है इसकी। नॉर्मली ये गोल होता है, कभी कभी ये दीर्घवृत्ताकार एलिप्टिकल या एलिप्सॉइडल शेप में भी मिल सकता है। और ये जो है, अब नेक्स्ट आता है इसमें साइज़। केंद्रक का साइज़ अनिश्चित होता है। इसका साइज़ डीएनए की मात्रा पर निर्भर करता है। केंद्रक गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर छोटा या बड़ा हो सकता है, और हर सेल में केंद्रक के आयतन और कोशिका द्रव्य के आयतन का एक निश्चित अनुपात होता है। इस अनुपात को न्यूक्लियोप्लाज्मिक सूचकांक या न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहा जाता है। इसे हर्टविग ने दिया था। अब नेक्स्ट आता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक की सूक्ष्म संरचना। तो केंद्रक को मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस, और अंतःकाय एंडोसोम्स। ये 5 पार्ट्स हैं जो केंद्रक के मोस्टली कहे जाते हैं। फर्स्ट आता है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला, कैरियोथिका इसको इंग्लिश में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कैरियोथिका बोलते हैं। अब केंद्रक द्रव्य को चारों ओर से घेरने वाला जो आवरण है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा रहता है। तो केंद्रक का जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या केंद्रक कला है, ये केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म से पृथक करती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पे पता लगता है कि ये 2 यूनिट मेम्ब्रेन का बना होता है, आउटर और इनर। और ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती हैं मेम्ब्रेन्स, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है वो कहलाता है परिकेंद्रकीय अवकाश, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। बाह्य जो कला है मतलब जो आउटर मेम्ब्रेन है वो मोटी और खुरदरी होती है, किसकी तुलना में? अंतःकला की तुलना में, मतलब इनर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में।
और बाह्य जो होती है आउटर मेम्ब्रेन, इस पे राइबोसोम पाए जाते हैं और यहाँ से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जुड़ी होती है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें कई स्थानों पर सूक्ष्म छिद्र या पोर्स पाए जाते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर्स भी कहते हैं। इनकी न्यूक्लियर पोर्स की जो शेप है वो ऑक्टागोनल अष्टभुजी होती है। ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं ये विशेष परिस्थितियों में खुलते और बंद होते हैं। केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का विनिमय केंद्रकीय छिद्रों के द्वारा ही होता है। तो ये जो पदार्थ हैं कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में आना जाना ये छिद्रों के द्वारा ही होता है। अब आता है ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला की उत्पत्ति। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है। जब सेल डिवीजन की टीलोफेज अवस्था होती है तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सिस्टर्नी है वो सिस्टर्नी गुणसूत्रों के समूह के चारों ओर इकट्ठा हो जाती है और फिर फ्यूज़ होकर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाती है। अब नेक्स्ट आता है इसके फंक्शन, कार्य। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कार्य हैं केंद्रक कला। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये ही केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच में पदार्थों के आवागमन पर मुख्य भूमिका निभाती है। और दूसरा कार्य है यहाँ पर केंद्रक में होने वाली जीन क्रियाएं तथा कोशिका द्रव्य में होने वाली विभिन्न क्रियाओं में परस्पर समन्वय बनाए रखती है। तो ये जो दो फंक्शन हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फंक्शन हैं। सेकंड आता है केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव्य की इंटरफेस में केंद्रक में पाए जाने वाला ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड ग्रैन्युलर होमोजीनस मैट्रिक्स जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो पारदर्शी होता है, अर्धतरल और कणिकामय और समांगी होता है। ये इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें कई तरह के पार्टिकल्स या कण उपस्थित होते हैं। इसमें विभिन्न केंद्रकीय घटक जैसे क्रोमेटिन फाइबर, न्यूक्लियोप्रोटीन ग्रेन्यूल्स, केंद्रिका, ये सब इसमें रहते हैं। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो जटिल होता है। केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका के अलावा ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनमें राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पाए जाते हैं जैसे पेरीक्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स। तो इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन, फास्फोरस और कुछ न्यूक्लिक एसिड भी मिलते हैं और इसमें कुछ एंजाइम्स भी एक्टिव होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाने वाले मेन एंजाइम्स हैं डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डाईपेप्टिडेज एट्सेट्रा। अब आता है इसका फंक्शन या कार्य। ये विभिन्न एंजाइमों की सक्रियता बनाए रखता है, एक्टिव रखता है एंजाइम्स को ये। और प्लांट सेल में स्पिंडल अपरेटस के फॉर्मेशन में भी ये न्यूक्लियोप्लाज्म पार्ट लेता है। और कोशिका की कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं जैसे डीएनए डुप्लीकेशन, आरएनए रेप्लिकेशन, ये भी यहीं पे ही होती हैं और ये पदार्थों के संचरण में भी हेल्प करता है। तो ये हुआ न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ।